गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम की इरिगेशन सीरीज में, जहाँ पर हम कैनाल नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लिखा हुआ चाहे छोटा सा ही हो आपके पास, पर कैनाल में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, इसके अलावा हमने लॉसेस के बारे में पढ़ लिया, इसके अलावा कैनाल क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब ये चौथा पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और आप पढ़ते भी थे डिज़ाइन ऑफ एल्यूअल कैनाल। ठीक है, कैनाल की डिज़ाइन पढ़नी है, और उसमें भी हमारा जो कोर्स है जिसमें हमारे पास जेई लेवल की अगर हम बात करें तो एसएससी जेई हो चाहे अपने राजस्थान जेई हो, दोनों में ही हमारे पास क्या है, एल्यूअल कैनाल तक ही सीमित है। लाइंड कैनाल की डिज़ाइन हमारे कोर्स में नहीं है। लाइंड कैनाल के क्रॉस सेक्शन और उनके जो साइड स्लोप है वो हम जरूर देख लेंगे, परंतु डिज़ाइन हमारे पास जो है वो केवल और केवल किसकी है, एल्यूअल कैनाल की है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ कैनाल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एल्यूअल कैनाल होती क्या है। एल्यूअल कैनाल होती क्या है, एल्यूअल और नॉन एल्यूअल कैनाल होती क्या है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। एल्यूअल कैनाल जो होती है वो होती क्या है, एल्यूअल कैनाल। एल्यूअल कैनाल में हम करते क्या है, एनुअल कैनाल वो होती है जिसमें हमारे पास एल्यूअल सॉइल को सैंडी और सिल्टी, मेनली तो सिल्टी सॉइल जो होती है वो हमारे पास एलुअल सॉइल टाइप कहलाती है। इसमें सैंड और सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। ऐसी मिट्टी होती है तो इनमें वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वॉइड्स बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ इनमें जो लॉसेज होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। और दूसरा, ये कोहेजन लेस सॉइल होती है। कोहेजन लेस सॉइल होने की वजह से जब भी कैनाल बेड में पानी तेजी से चलेगा या धीमे जैसे भी चलेगा तो उसके साथ पानी ऊपर, वो ये जो एल्यूअल पार्टिकल्स हैं वो सब ऊपर उठ के चलेंगे, साथ में बहेंगे। यानी कि जो बहता हुआ पानी है, एल्यूअल कैनाल की खासकर बात करूँ तो बहता हुआ जो पानी है वो एल्यूअल कैनाल में क्या उत्पन्न करता है, अपने पास ये, ठीक है, एलुअल कैनाल में क्या उत्पन्न करता है, सिल्टिंग और स्कोरिंग उत्पन्न करता है। तो एलुअल कैनाल वे कैनाल होती है जिनमें सिल्टिंग और स्कोरिंग दोनों ही होती रहती है। ठीक है, दोनों ही होती रहती है, उनको हम बोलते हैं कौन सी कैनाल, एलुअल चैनल्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही अपने पास साइमल्टेनियसली चलती रहती है। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो भैया एक कंडीशन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिम कंडीशन अभी हम देखेंगे, जो कि हमारे पास एलुअल कैनाल की मेन डिज़ाइन फिलॉसफी होती है। इसमें हमारे पास जो रेजिम कंडीशन होती है वो होती ये है कि भैया हमारे पास ऐसी कैनाल जिसमें ना तो क्या हो, सिल्टिंग हो और ना ही क्या हो, स्कोरिंग हो, उसको हम बोलते हैं रेजिम कैनाल। ठीक है, तो एलुअल कैनाल हमारे कोर्स में है और उसी की डिज़ाइन हमारे कोर्स में, और रेजिम कंडीशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। दूसरे प्रकार की कैनाल जो है वो आपको मैंने टाइप्स ऑफ कैनाल में भी बता दिया था। ऐसी कैनाल जो कि क्लेई स्ट्रेटा पर या नॉन एल्यूअल सॉइल यानी कि कोहेसिव सॉइल पर बनी हो, तो चिकनी मिट्टी होती है तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। जब एक दूसरे से पार्टिकल बंधे हुए होते हैं तो वो बहते हुए पानी के साथ नहीं बहते। ठीक है, बहते हुए पानी के साथ नहीं बहते। कुल मिला के अगर नॉन एल्यूअल कैनाल की बात करें तो नॉन एल्यूअल कैनाल क्या होती है, जो कि क्लेई या रॉकी स्ट्रेटा पर बनी होती है, कोहेसिव सॉइल जो होती है उन पर जो बनी होती है उनको हम कौन सी कैनाल कहते हैं, नॉन एल्यूअल कैनाल। इनकी डिज़ाइन हमारे कोर्स में नहीं है, ना इनमें सिल्टिंग होती है, ना स्कोरिंग की प्रॉब्लम होती है, ना सिल्टिंग की प्रॉब्लम होती है, ना स्कोरिंग की प्रॉब्लम होती है। जबकि भारत में ज़्यादातर देखने को जो मिलती है, नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे पास, वो एल्यूअल कैनाल देखने को मिलती है। जबकि सदर्न इंडिया जो होता है वहाँ पर नॉन एल्यूअल कैनाल्स भी देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे कोर्स में जो दो थ्योरी है, कैनेडी और लेसी थ्योरी, ये दोनों ही एल्यूअल कैनाल से रिलेटेड थ्योरी है, एल्यूअल कैनाल की डिज़ाइन को करती है। तो हम इनके डिज़ाइन स्टेप भी देखेंगे, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, और जो जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको नोट कराता जाऊँगा हाथ की हाथ। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो एल्यूअल और नॉन एल्यूअल के बारे में आपके पास हो गया। दूसरा, रिजिड बाउंड्री कैनाल जो होती है वो लाइंड कैनाल कहलाती है। वैसे आप इतना याद रख लेना कि रिजिड बाउंड्री कैनाल जो होती है उसमें कैना में या तो मैसनरी लाइनिंग होती है, यानी कि उसके ऊपर जो कैनाल क्रॉस सेक्शन होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लाइनिंग होती है, चाहे वो कंक्रीट की लाइनिंग हो या फिर इंटरलॉकिंग टाइल हो, चाहे ब्रिक मैसनरी हो, जो भी हो, मतलब ये कुल मिला के लाइनिंग होती है। इनको रिजिड बॉडी कैनाल भी कहा जाता है, इनको लाइंड कैनाल भी कहा जाता है। एक बस हल्का सा याद रखो, देखिए अभी मैंने आपसे कहा था कि भैया हमारे कोर्स में केवल और केवल कौन सी चीज़ है, एल्यूअल कैनाल की डिज़ाइन है। तो एल्यूअल कैनाल की जो डिज़ाइन है उसके बारे में जो सबसे पहले बात करी थी वो किन्होंने बात करी थी, कैनेडी ने बात करी थी। सबसे पहले जो बात करी थी वो बात करी थी कैनेडी ने,
ठीक है। और उसी को ही इम्प्रूव्ड वर्जन, उसमें बहुत सारी कमियां थी, अभी देखेंगे हम क्या क्या कमी है, उस कमियों को दूर करते हुए एक और थ्योरी आई जिनको हमने बोला है लेसीज थ्योरी। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज जो की जाती है, वाइडली यूज जो थ्योरी है वो लेसी थ्योरी है। कैनेडी थ्योरी की सारी कमियां इसमें दूर की गई हैं, लगभग दूर करी गई है, फिर भी इसमें कुछ ड्रॉबैक है परंतु अच्छी है, काम में आ सकती है आराम से, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एलुअल कैनाल की डिज़ाइन फिलोसफी क्या है, मैंने पहले ही बता दिया। डिज़ाइन कैनाल जो है हाइपोथेटिकल थ्योरी है, पूरी की पूरी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा अपने पास वो क्या कहते हैं, इनके पीछे कोई रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल डेटा के आधार पर डिज़ाइन थ्योरी है। दूसरा, ये थ्योरी हमेशा क्या होती है, ऐसी कैनाल के लिए हम डिज़ाइन करेंगे जिसमें ना इधर सिल्टिंग, ना तो क्या होगी सिल्टिंग होगी, और ना ही क्या होगी स्कोरिंग होगी। सिल्टिंग का मतलब होता है गाद जमना, कुछ चीज़ जम जाना, जम जाने को बोलते हैं गाद। और स्कोरिंग का मतलब उखड़ उखड़ के, जो कैनाल का या फिर नदी का जो पैंदा होता है वो बह बह के जा रहा है, कटाव जिसको बोलते हैं। स्कोरिंग का मतलब होता है कटाव और सिल्टिंग का मतलब होता है गाद का करना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है सिल्टिंग और स्कोरिंग दोनों ही नहीं होती, कौन सी कैनाल में, एलुअल कैनाल में। ये आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। और ऐसी कैनाल जिसमें ना सिल्टिंग होती है ना स्कोरिंग होती है उसको रेजिम कैनाल या फिर स्टेबल कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो हम केवल और केवल स्टेबल कैनाल है, रेजिम वर्ड सबसे पहले कैनेडी ने यूज़ किया था, नहीं तो इससे पहले हम सिंपल यूँ कह सकते थे कि भैया ये कैसी कैनाल होती है, स्टेबल कैनाल होती हैं। ये कैसी कैनाल होती हैं, स्टेबल कैनाल होती हैं। अब आपके पास रेजिम कंडीशन की बात वापस से कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा, लेसी में भी यूज़ होगा। लेसी में तो 3 प्रकार की रेजिम कंडीशन और डिफाइंड कर दी गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ लिख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, रेजिम कंडीशन। रेजिम कंडीशन डिफाइन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। रेजिम कंडीशन हमेशा और हमेशा एट कांस्टेंट डिस्चार्ज, कांस्टेंट डिस्चार्ज जो होता है उस पर डिफाइंड की जाती है, कांस्टेंट डिस्चार्ज पर डिफाइंड की जाती है। पहली बात तो यहाँ पर जो भी कैनाल होती है उसमें सिल्ट की ग्रेड और अमाउंट दोनों का दोनों ही क्या होता है, कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। सिल्ट चार्ज, अमाउंट को चार्ज बोल रहा है, ग्रेड का मतलब क्वालिटी कि किस प्रकार की कोहेसिव है या नॉन कोहेसिव है। बेसिकली हमारे पास तो नॉन कोहेसिव के सिल्ट के लिए डिज़ाइन किया है, तो सिल्ट की ग्रेड और सिल्ट चार्ज जो होता है इसको भी कांस्टेंट मान लिया जाए। यदि नहर में कांस्टेंट डिस्चार्ज चल रहा है और सिल्ट ग्रेड और उसका अमाउंट, अमाउंट का मतलब सिल्ट चार्ज, ठीक है, कांस्टेंट मान लिया जाए, तो ऐसी कैनाल जिसकी बाउंड्रीज पर क्या ना हो, ना तो कोई सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग हो, ठीक है। तो ऐसी कैनाल को किस नाम से जाना जाता है, ऐसी कैनाल को हमारे पास नाम से आना जाता है रेजिम कैनाल। और कैनाल में उत्पन्न होने वाली ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, जो साम्य अवस्था की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था की कंडीशन जो होती है, इसी को ही हमारे पास क्या कहा जाता है, रेजिम कंडीशन कहा जाता है कैनाल में। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिम कंडीशन की बात होती है, ठीक है। तो रेजिम कंडीशन कांस्टेंट डिस्चार्ज, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सिल्ट ग्रेड और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सिल्ट ग्रेड और उसका अमाउंट जो है उसके कारण हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, आपको थ्योरी पढ़ाने से पहले शुरुआत हम करेंगे कैनेडी थ्योरी से, देन इसका इम्प्रूव्ड वर्जन लिंडे थ्योरी आई थी जो कि बहुत पॉपुलर भी नहीं हो पाई और ना उसको एक्सेप्ट किया गया ज़्यादा। तो लिंडे के बाद आई लेसी। तो हम सीधा ही क्या पढ़ेंगे, कैनेडी, लिंडे थ्योरी को स्किप करेंगे और डायरेक्ट हम कहाँ पर आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, हमारे पास लेसी थ्योरी पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास कैनेडी थ्योरी की हम बात करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले आपको कुछ चीज़ आनी चाहिए कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सिल्टिंग और स्कोरिंग हो जाएगी, सिल्टिंग और स्कोरिंग हो जाती है कैनाल्स में, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूँ, रेजिम कंडीशन आपने उतार ली होगी मेरे साथ साथ, रेजिम कंडीशन आपने उतार ली होगी। अब यहाँ पर देखिए कैनाल में कुछ ट्रैक्टिव फोर्स और जो सिल्टिंग होती है और नीचे से जो एडी करंट जनरेट होते हैं उनकी हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं, ट्रैक्टिव फोर्सेस। देन हम डिज़ाइन में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो कैनाल में जो फ्लो होता है, कैनाल में जो फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो होता है। अब ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में आप दो तरह के फ्लो होते हैं, एक तो होता है पाइप फ्लो और एक होता है ओपन चैनल फ्लो। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा भी होगा ओपन चैनल फ्लो, ठीक है।
पाइप फ्लो क्या होता है, पाइप में फ्लो किसकी वजह से होता है, पाइप में एक पॉइंट पर प्रेशर हाई होता है, दूसरे पॉइंट पर प्रेशर लो होता है, तो लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है कि वो हाई प्रेशर से किस तरफ चलता है, लो प्रेशर की तरफ चलता है। इसी तरीके से ओपन चैनल फ्लो में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, बस बेड पर क्या होता है हमारे पास, स्लोप होता है। स्लोप होने की वजह से पानी अपने आप अंडर ग्रेविटी फोर्सेस फ्लो बहता है, ग्रेविटी के कारण अपने आप फ्लो नीचे की ओर जाता है, एलिवेशन डिफरेंस होता है। तो पाइप फ्लो कब होता है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो हाई से लो की तरफ पानी अपने आप चलता है, जबकि एलिवेशन डिफरेंस में उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की तरफ पानी अंडर ग्रेविटी फ्लो चलता है। तो आपको ओपन चैनल फ्लो में एक चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले कि ओपन चैनल फ्लो जो होता है वो कैसा फ्लो है भैया, हमारे पास ग्रेविटी फ्लो है, ग्रेविटी फ्लो है। उससे रिलेटेड एक जानकारी और आपको पता हो जिससे हम आगे पढ़ा सकूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर ओपन चैनल फ्लो जो होता है, ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है, जो बेड होता है किसी न किसी ढाल पर होता है। अब ये जाल बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, परंतु जितना भी होता है कि भैया 1 and 3000 या 5000 जो भी है उस तरीके से ढाल होता है। तो मान लीजिए हमारे पास जो है, वैसे भी हमारी जितनी भी थ्योरी है वो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ फ्लो, यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब पूरी कैनाल की लंबाई के अनुदिश, पूरी कैनाल की लंबाई के अनुदिश डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उसको बोल रहे हैं हमारे पास कौन सा फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। बात समझ में आ रही है, पहली बात। दूसरी बात कांस्टेंट डेप्थ का होगा, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रेच मैंने मान लिया एल लंबाई का, एल लंबाई का मैंने ये स्ट्रेच मान लिया, और ये कैनाल जो है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की है। अगर मैं इसको 3D में आपके सामने बनाऊं तो मान लीजिए ये हमारे पास कैसी है, रेक्टेंगुलर डेप्थ की है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की है। तो देखिए अगर इसका यहाँ पर ये mg नीचे की तरफ लग रहा है और अगर ये थीटा है तो mg का ये वाला ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये जो है ये कौन सा हो जाएगा, mg sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो आप कह रहे हो ना कि ओपन चैनल फ्लो जो होता है उसमें अंडर ग्रेविटी फोर्स होता है, प्राइम मोटिवेटिंग फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है। तो ग्रेविटी फोर्स का भी कौन सा घटक जो पानी को आगे ले जाने की कोशिश करता है वो कौन सा होता है, mg sin थीटा, ठीक है। यानी कि साइन कंपोनेंट जो होता है ग्रेविटी फोर्स का वो हमारे पास मेन प्राइम को मोटिवेशन फोर्स होता है जिसकी वजह से फ्लो हो रहा होता है। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेसेस की बात करूँ तो अगर ये रेक्टेंगुलर चैनल है तो ये बहता हुआ पानी जो भी डेप्थ का है वो यहाँ पर घर्षण उत्पन्न कर रहा होगा, इससे रगड़ खा 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 रहा होगा और इससे रगड़ खा रहा होगा। खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा, खा रहा होगा। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, यहाँ पर सरफेस स्ट्रेसेस की बात करूं जिनको ही ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस बोला गया है, ठीक है। ट्रैक्टिव फोर्स की जगह आप स्ट्रेस लिख देना नोट्सों में, ट्रैक्टिव स्ट्रेस। तो सरफेस ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस। बताओ भैया स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटे में एरिया, ठीक है। फोर्स बटे में एरिया, फोर्स कितना है यहाँ पर, फोर्स मैंने कहा कि क्या है, mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। और एरिया, एरिया देखिए यहाँ पर क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये है, परंतु ये तो सतह के साथ हो रहा है तो सतही क्षेत्रफल, क्योंकि सरफेस स्ट्रेसेस की बात हो रही है, ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस, सरफेस स्ट्रेसेस। तो अगर इसका सतही क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या करूँगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और उसकी किससे इंटू और कर दूं, लंबाई से, तो वो तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर मतलब जो जो सतह गीली हो रही है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, ठीक है। जो जो सतह गीली हो रही है वो लंबाई, और इसको लंबाई से इंटू और कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। जैसे कि एक सिंपल बॉक्स है, मान लीजिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपसे मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है इसका सतही क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, सतही क्षेत्रफल अंदर अंदर दो, तो मैं इसकी ये लंबाई नाप लूँगा और उसको इसकी लंबाई से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा अंदर की सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। तो mg sin थीटा तो है ये एरिया, एरिया सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर को P बोल रहे हैं, इनटू में लंबाई कितनी हो गई L। अब किसी भी चीज़ का द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, m बराबर होता है रो इंटू वी, m बराबर होता है क्या, रो इंटू में आयतन, ठीक है। यहाँ पानी की बात हो रही है तो पानी का ही रो है, पानी का ही रो है, और आयतन का मतलब v, ठीक है। g हमारे पास है ये साइन थीटा, ठीक है। एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, एक और चीज़ बात करूँ तो ये P/L हो गया। मुझे बताओ रो और g को गामा W बोला जा सकता है, तो ये तो हो गया गामा W
ये तो हो गया हमारे पास गामा डब्लू। और आयतन, पानी जो आयतन है पानी का वो कितना होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू में लंबाई, ठीक है, साइन थीटा। अब आपको पता है P इंटू में L, तो यहाँ से L से L कट गया, ये गामा डब्लू। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सरफेस एरिया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या चीज़ है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू में वेटेड पेरीमीटर P। ये आपको FM में बहुत अच्छे से पता है, नहीं भी पता हो तो केवल अभी याद रख लो, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, MB से भी रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास गामा डब्लू A/P, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आप लिख लीजिए, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ये हो गया है। और हमारे पास ये जो है हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा में थीटा चूंकि बहुत कम है, आपको नॉर्मली जो हमारे पास मिट्टी मिलती है वो चैनल्स मिलती है, उसमें 1/3000 से लेके 1/5000 तक का स्लोप होता है, जो कि बहुत कम है। तो अगर थीटा बहुत कम होता है तो साइन थीटा को हम केवल और केवल क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। और थीटा को हम क्या भी बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ कैनाल, स्लोप ऑफ कैनाल। तो आपके सामने एक चीज है क्या, कि थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, एस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रैक्टिव स्ट्रेस है, ये जो ट्रैक्टिव स्ट्रेस है कौन सा, टाउ, टाउ बराबर में हमारे पास क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसमें नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो टाउ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा डब्लू इंटू में आर इंटू में एस, गामा डब्लू इंटू में आर इंटू में एस। इस स्ट्रेस की वजह से रगड़ उत्पन्न होती है कैनाल के सतही क्षेत्रफल पर, और उस रगड़न की वजह से ही सिल्टिंग होने की संभावना रहती है या स्कोरिंग नहीं होती, ठीक है। तो कुल मिला के आपके सामने एक चीज़ आई है कि कैनाल पर स्ट्रेसेस, सतह पर स्ट्रेसेस उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेसेस बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल क्या है आपको मैंने बता दिया, ग्रेविटी वाला mg है, परंतु mg का भी कौन सा घटक है, साइन घटक है, ठीक है। बटे में एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, सतही क्षेत्रफल पर P इंटू एल, ठीक है, P इंटू एल, पेरीमीटर इंटू में लंबाई, तो यहाँ से आ गया L से L कट गया, और गामा डब्लू आर इंटू एस, ये हमारे पास स्ट्रेसेस की बात होगी। इसको आप रट के रखोगे, समझ में आ गया। डेरिवेशन जानबूझ के कराए जिससे आपको थोड़ा सा इंटरनली पता लगे कि जब पानी आ रहा है, जब पानी आ रहा है तो वो रगड़ खा रहा है सतह से, और सतह से रगड़ खा रहा है तो कुछ स्ट्रेसेस उत्पन्न हो रहे हैं, और वो जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या है हमारे पास, ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस के नाम से जाने जा रहे हैं। कैसे ये फॉर्मूला आया, हल्का सा अपन ने बता दिया, परंतु अगर नहीं भी आता तो आप ये गामा डब्लू आर इंटू ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ गामा डब्लू आपको पता ही है रो इंटू जी है, पानी का रो 1000 या 1 ग्राम पर सीसी होता है। आर आपको मैंने बता ही दिया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है। और एस जो है यहाँ पर वो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, स्लोप होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात आपको स्लोप में समझ में आ गई है तो अपने पास आगे देखिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेसेस हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक कैनाल बनाऊं, यहाँ पर अगर मैं कैनाल बनाऊं, मान लीजिए ये हमारे पास कैनाल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जो कैनेडी थे उन्होंने क्या कहा और एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको खुद को भी समझ में आ रहा है तो पानी यूं बह रहा है, जैसे आप ये मान के चलो कि ये नहर यूं आ रही है, अगर ये नहर यूं आ रही है तो रगड़न तो यहाँ भी होगी पानी के साथ, ठीक है, रगड़न तो यहाँ भी होगी पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ, और रगड़न तो यहाँ भी होगी, ठीक है, रगड़न तो यहाँ भी होगी, तो तीनों तरफ से होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस होते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखाया है वो हमारे पास जो गामा डब्लू, अब मैंने कहा ना डेरिवेशन करना कोई ज़रूरी नहीं था, परंतु उसके टर्म आपको समझ में आ गई। ये गामा डब्लू इंटू आर इंटू एस, ये जो ट्रैक्टिव स्ट्रेस है ये बॉटम ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस है, और वास्तव में जो साइड में ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस होते हैं वो एजेस पर तो कम होते हैं, कोने पे तो कम होते हैं, और सबसे ज़्यादा इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर इधर का ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस बनाऊंगा तो ये भी इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस की कहानी है जो कि हमारे पास कैनाल्स में होते हैं, ठीक है। खास बात यह है कि जो बॉटम ट्रैक्टिव स्ट्रेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, साइड ट्रैक्टिव स्ट्रेस उनका 3/4 होते हैं, यानी कि 75% ही होते हैं, अर्थात 0.75 गामा डब्लू इंटू आर एस, ऐसे ये भी 0.75 गामा डब्लू आर एस। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैनाल डिज़ाइन पढ़ने से पहले, लेसी कैनेडी थ्योरी पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कैनाल जो होती हैं वो ओपन चैनल फ्लो होता है,
ओपन चैनल फ्लो में भी ग्रेविटी मोटिवेटिंग फोर्स होता है। ग्रेविटी को फोर्स को निकाल के स्ट्रेसेस और इसका फॉर्मूला याद करना है। और वास्तव में इंटरेक्टिव स्ट्रेसेस की वजह से रगड़ उत्पन्न होती है, जिससे विक्षेप उत्पन्न होते हैं और बॉटम एडी करंट जनरेट होते हैं। रगड़ उत्पन्न होगी तो जैसे मान लो आप किसी आदमी को अगर घसीटोगे, किसी के पैर पकड़ के घसीटोगे तो वो नीचे से छिलेगा मतलब रगड़न उत्पन्न हो रही है तो उचकने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेम टू सेम वही कहानी यहाँ है। पानी के साथ जब नीचे की तरफ रगड़न होती है तो पानी में एक एडी करंट जनरेट होते हैं, विक्षेप बोलते हैं एडी को, एडी करंट जनरेट होती है। और इस एडी की वजह से ही जो सिल्टी, क्योंकि हमारे कोर्स में मैंने आपको बता दिया कौन सी मिट्टी कौन सी है, एलुअल कैनाल है। तो एलुअल कैनाल जो होती है उसमें क्या होता है, ये सिल्ट सपोर्टिंग पावर मिलती जाती है, उसे सिल्ट सपोर्टिंग पावर मिलती जाती है। ठीक है, तो भैया ये सिल्ट सपोर्टिंग पावर यहाँ से मिलती है, ऐसे ही बॉटम से भी, साइड से भी मिलती है, परंतु जितनी साइड से मिलती है उतनी बॉटम से नहीं मिलती। ठीक है, तो ये थे ट्रैक्टिव स्ट्रेसेस का मान बॉटम और साइड जो आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास हम थ्योरी पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले थ्योरी कौन सी है, कैनेडी थ्योरी सबसे पहली थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी कौन सी है, कैनेडी थ्योरी। मिटा दूं ना भैया ये चीज़, ठीक है, तो ये चीज़ मिटा दे रहा हूं मैं आपको, उतार लिया होगा। ठीक है, ये सारा का सारा अपने पास नोट्स में नीचे भी प्रोवाइड कर दूं, कोई अगर नहीं उतार पाता तो नोट्स में से देख के उतार सकता है। ठीक है, जो भी मैं बुक की हेल्प ले रहा हूँ या अपने हैंड रिटन नोट्स की हेल्प ले रहा हूँ वो सब आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, जिससे मेरा समय बचेगा और आपको थ्योरी भी पूरी मिलेगी, फिर उसके साथ क्वेश्चंस भी अपन करेंगे साथ के साथ। ठीक है, सबसे पहली जो थ्योरी है वो हमारे पास कौन सी थ्योरी है, कैनेडी थ्योरी है। देखिए कैनेडी थ्योरी क्या है, पहले तो ये देखो कैनेडी भाई होते क्या, आपने एक पिक्चर सुनी होगी, पिक्चर का नाम सुना होगा कि हम अंग्रेजों के ज़माने, एक पिक्चर का डायलॉग है, शायद शोले का है क्या किसका है, कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर रहते हैं, है ना, आहा हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। उसी प्रकार से जो ये कैनेडी थे कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट तो नहीं थे, ये अय्यन साहब थे, एयन थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जब हमारे पास बात हो रही है कब की, 1895 की, 1895 उस समय अपने पास इंग्लैंड का शासन था भारत पर। ठीक है, तो 1895 में ये अंग्रेज़ों के ज़माने के अय्यन थे, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर नहीं अय्यन साहब थे। और इनकी पोस्टिंग जो थी वो हमारे पास पंजाब प्रांत में थी। पहले पंजाब का कुछ हिस्सा अपने पास जो अभी है वो भारत में, और कुछ हिस्सा हमारे पास कहाँ था, पाकिस्तान में था। पंजाब का नाम ही इस पर पड़ा है, उसमें 5 नदियाँ जो होती थी, झेलम, रावी, सतलज, है ना, ये जो भी नदियाँ हैं, इसके अलावा हमारे पास व्यास। ठीक है, ये जो नदियां हैं वो हमारे पाथ बहती थी, इसलिए पंजाब का 5 नदियों वाला प्रांत बोला गया। ठीक है, तो 1895 की बात हो रही है। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में अय्यन साहब थे कैनेडी। इन्होंने क्या किया, इनकी पोस्टिंग थी, इन्होंने हमारे पास अपरी बहार, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है ऑब्जेक्टिव में अगर बनता है तो, जो कैनेडी थे उन्होंने अपने पास अपर बाहरी दुआब क्षेत्र में अपने एक्सपेरिमेंट किए, अपर बाहरी दुआब क्षेत्र में अपने एक्सपेरिमेंट किए। दुआब क्षेत्र जो होता है वो ऐसा क्षेत्र होता है जो 2 नदियों के बीच का एरिया होता है और बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि नदियों में जो एलुअल सॉइल होती है उसकी प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब अपर बाहरी दुआब क्षेत्र में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। मैं आपको थोड़ा सा नक्शा दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए हमारे पास अपर बाहरी दुआब क्षेत्र होता क्या है, ये देखिए भारत, देखिए जैसे कि बात करें, ये हमारे पास भारत का नक्शा है पंजाब का, और ये हमारे पास क्या है, पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो है। ठीक है, इंटरनेशनल हमारा बॉर्डर है वो है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो नदी है ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी है, और ये जो है ये ब्यास नदी है। पहले 5 नदियाँ जो होती थी वो बहती थी, अब क्या कहते हैं केवल 3 ही नदियाँ हैं। 3 भी क्या, 2 ही नदियाँ मेन है, एक तो कौन सी, सतलज नदी, और एक ब्यास नदी जो है वही बहती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत हिस्सा जो होता है रावी नदी का, थोड़ा बहुत हिस्सा जो होता है वो रावी नदी का है। ठीक है, तो ये हमारे पास है व्यास नदी है, इसको बोलेंगे हमारे पास, व्यास नहीं बोलते इसको, ब्यास बोलते हैं। ठीक है ना, BEAS, व्यास नहीं है ब्यास है। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर ये नदी जो है वो सतलज है, सतलज नदी है। ठीक है,
तो जो बिस्त दोआब है वो तो किस किस के बीच में है, ये वैसे ही बस थोड़ा सा आपके लिए जानकारी के लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, परंतु अपर बाहरी दोआब क्षेत्र आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो और अच्छे से आपको पता होगा। जो सतलज नदी है वो उसमें बिस्त जवाब है, किसमें, ब्यास नदी हो रही है। और जो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का जो एरिया है, उपजाऊ क्षेत्र है, उनको बोलते हैं हमारे पास अपर बाहरी दोआब क्षेत्र। ठीक है, तो जो अय्यन साहब थे, कौन थे अय्यन साहब, कैनेडी भाई जी थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट इसी क्षेत्र में किया क्योंकि इनकी यहीं पोस्टिंग थी, इसी एरिया में। इन्होंने यहाँ पर क्या किए, जो नहरें थी पुरानी, पहले एल्यूअल कैनाल जो थी, उन्हीं में ही इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट किए, ट्रायल एंड एरर किए और ट्रायल एंड एरर सॉल्यूशन किए, क्योंकि ये फॉर्मूला एम्पेरिकल फार्मूले लगा कर उन्होंने कुछ मेथड बनाया, कुछ एम्पेरिकल फार्मूला बनाया और उसके आधार पर इन्होंने डिज़ाइन दी। ठीक है, तो अपनी बाहर दोआब क्षेत्र आपको दिख गया होगा कि क्या होता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर इन्होंने अपने क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, ये मिटा दूँ ना, आपको समझ में आ गया होगा। ब्यास नदी और रावी नदी जो है उनके बीच का जो एरिया है वहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, दूसरी इन्होंने जो अजम्पशन माना वो क्या था, इन्होंने हमारे पास अजम्पशन किए, कोई अपने पास कोई अलग से रूल रेगुलेशन, कोई सिद्धांत नहीं दिया, केवल एक्सपेरिमेंट डेटा के आधार पर इन्होंने कुछ अजम्पशन माना। वास्तव में तो क्या होता है, एक तो इन्होंने ट्रेपिजोडल कैनाल मानी, कि इन्होंने बोला कि आइडियल शेप जो एल्यूअल कैनाल के लिए है वो ट्रेपिजोडल होती है। ठीक है, उसमें भी इन्होंने जो ट्रेपिजोडल कैनाल जो शेप थी हमारी, उसमें भी इन्होंने क्या कहा कि भैया वैसे तो हमको पता है, क्या पता है, वैसे तो हमको ये पता है कि भैया हमारे पास जब भी नदी में या कैनाल में पानी बहेगा तो बॉटम में से भी एडी आती है और साइड से भी एडी आती है, परंतु इन्होंने अपनी डिज़ाइन फिलॉसफी में केवल और केवल बॉटम एडी करंट को माना। और उसका फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी लास्ट थोड़ी देर पहले आपको ड्राइव करके बताया था। अब आपको ये सीधा याद रखना है, गामा डब्ल्यू आर इंटू एस। इन्होंने साइड एडी करंट को कोई भी तजव्वुद नहीं दी, नेग्लेक्ट माना, इन्होंने इसको नेग्लेक्टेड किया। ठीक है, ये याद हो गया। ठीक है, इन्होंने नेग्लेक्ट किया और केवल बॉटम एडी करंट जो होते हैं उनके बारे में इन्होंने बात करी, और वो ये होता है, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो कैनाल में सिल्ट सपोर्टिंग पावर आती है वो केवल और केवल कहाँ से आती है, बॉटम से आती है। साइड से कोई करंट की इन्होंने कहा संभावना है, परंतु उसको नेग्लेक्ट मान सकते हो आप, यूँ कहा गया। ठीक है, अपरी बाहर दोआब क्षेत्र जो किन किन नदियों के बीच में होता है, दोआब क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होता है जो दो नदियों के बीच का होता है। इससे ज़्यादा ज्योग्राफी के बारे में आपको इस परिप्रेक्ष्य में पता होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज पर अलग अलग नहरों पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और उसके आधार पर ट्रायल एंड एरर बेस पर हमारे पास एक ट्रेपिजोडल सेक्शन डिज़ाइन करने का अपने पास रास्ता बताया। उस ट्रेपिजोडल सेक्शन में भी इन्होंने साइड स्लोप पहले ही फिक्स कर दिया, हाफ हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल में हाफ हॉरिजॉन्टल साइड स्लोप। ठीक है, तो ये इन्होंने साइड स्लोप ऑलरेडी फिक्स कर दिया था। यहाँ पर साइड स्लोप के बारे में अपन ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था। कटिंग में साइड स्लोप 1.5 से 1:1 से लेके 1.5 तक होता है, जबकि फिलिंग में साइड स्लोप कम होता है, कितना, 1.5 से लेके 2:1 तक होता है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर देखा था, परंतु ये साइड स्लोप इन्होंने अज्यूम किया है कि यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक करने के बाद इन्हों के अनुसार वही है कि ऐसी मिड कैनाल की, एल्यूअल कैनाल की डिज़ाइन इन्होंने दी जो कि रेजिम कंडीशन में। अब रेजिम कंडीशन क्या होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी वेलोसिटी कैनाल के अंदर जिस पर ना तो सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी। ठीक है, ऐसी वेलोसिटी जहाँ पर ना सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग हो, उसके कारण कंडीशन तो रेजिम होगी। और ऐसी वेलोसिटी को जो होती है उसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसका कोई बेस नहीं था कि किसी रूल रेगुलेशन से आए, बस एक्सपेरिमेंट डेटा के आधार पर दिया, और इन्होंने एक वेलोसिटी डिफाइन की गई, और जिसको इन्होंने वेलोसिटी को क्या नाम से देने गया, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या, अगर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछे, क्रिटिकल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है कैनाल पर जिसमें कैनाल स्टेबल हो जाती है। स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इक्विलिब्रियम मतलब ना तो उसमें सिल्टिंग होती है और ना उस पर क्या होती है, स्कोरिंग होती है। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछे ये तीनों वर्ड याद रखना है, स्टेबल कैनाल,
इक्विलिब्रियम कंडीशन, रेजिम कंडीशन, नो सिल्टिंग, नो स्कोरिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया, लेसी भाई ने कैनेडी भाई ने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया। इस बेस पर एन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और कुछ एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने एक फॉर्मूला दिया रेजिम कंडीशन के हिसाब से। इन्होंने सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी मिटा दूं भैया, है ना, जो समझ तो आ ही रहा होगा आपको।